नमस्कार बच्चों वेरी गुड इवनिंग टू ऑल सो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो इन माय लाइव लेक्चर ऑन द ऐप। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि होता क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। याद रहेगा। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से निकलने वाली एक एनर्जी होती है जो यूनिट टाइम और यूनिट एरिया में कैलकुलेट की जाती है। अगर इस तरह का कैलकुलेशन अगर हमारे पास में है तो वो पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बात एनर्जी की, मतलब कितनी एनर्जी बाहर निकलती है। बात करेंगे इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये इंटेंसिटी कितनी होगी या इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, वट एवर। एनर्जी, इंटेंसिटी, पावर, वर्क, इन सब की बात करेंगे और इन सब के फॉर्मूले आज हम लिखने वाले हैं। ठीक है ना। देखो, पॉइंटिंग वेक्टर समझने से पहले हम पॉइंटिंग थ्योरम को अगर देख लें तो पॉइंटिंग वेक्टर हमको अपने आप समझ में आ जाएगा। वैसे हमारा मेन मोटो, जो मेन उद्देश्य है, वो है पॉइंटिंग वेक्टर। सबसे प्रमुख उद्देश्य, सबसे प्रमुख वेक्टर जो है वो है पॉइंटिंग वेक्टर, जो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। बच्चों, पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ने से पहले पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ेंगे। पॉइंटिंग थ्योरम बताती है कि जो यूनिट टाइम के अंदर हमने जो वर्क किया या वर्क रेट जो है वो क्या होती है, तो वो होता है डी अपॉन डी टी, चेंज इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट। देखो, आपको लग गया होगा पहली एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कितनी एनर्जी स्टोर की गई है वो है। दूसरी एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कितना एनर्जी स्टोर किया गया वो। तो दिस इज द फंडामेंटल टोटल स्टोरेज एनर्जी हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, वो केवल दो ही रूप में एनर्जी स्टोर कर सकती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में या मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो मैंने दोनों लिख दिया। अब ये तो हो गया स्टोरेज। अब जो बची हुई एनर्जी है जो स्टोर नहीं हो पाई वो बाहर निकल जाती है। जो बाहर निकलने वाली एनर्जी है वो मैं पीछे लिख रहा हूँ। तो जो बची हुई एनर्जी है वो यहाँ से पर्टिकुलर यूनिट सरफेस से बाहर निकल जाती है और वो इस रूप में दिखाई देती है। बेटा, ये जो लिखा है ना मेरे पीछे वाली रूप, दिस इज कॉल्ड द पॉइंटिंग वेक्टर। दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या बला है? पॉइंटिंग वेक्टर एक तरह की एनर्जी है जो यूनिट टाइम और यूनिट एरिया से बाहर निकली है। देख लो, मैं आपको समझाता हूं। ये बेसिकली क्या है, एनर्जी में चेंज, वर्क में चेंज, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही बात है। ठीक है ना। ये जो पॉइंटिंग थ्योरम मैंने आपके सामने लिखी है, दिस इज द टोटल एनर्जी कंजर्वेशन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कैसे एनर्जी कंजर्वेशन है समझाते हैं। जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में है, दैट मीन्स ये, वो भी यूनिट टाइम में, दिस इज द एनर्जी इन द यूनिट टाइम, क्योंकि यहाँ पे टी लिखा हुआ है, दैट मीन्स यूनिट टाइम। तो जो एनर्जी यूनिट टाइम में है वो ये है, जो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी है। ये एनर्जी कहाँ कहाँ यूज आ रही है समझाते हैं। पूरी एनर्जी का हिसाब किताब ये पॉइंटिंग थ्योरम देती है। कैसे देती है समझाता हूं मैं आपको। यूनिट टाइम में जितना एनर्जी स्टोर किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दो ही होते हैं उसमें, दोनों द्वारा कितना एनर्जी स्टोर किया गया। सो दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोरेज इन द पर्टिकुलर वॉल्यूम डीटो। तो कंप्लीट डीटो वॉल्यूम के अंदर टोटल एनर्जी स्टोरेज है ये। भाई साहब, अब ये तो है नहीं कि पूरी की पूरी वेव 100% एनर्जी स्टोर कर लेगी, लॉस भी होगा, कहीं ना कहीं एनर्जी जाएगी। तो बची कुची एनर्जी कहाँ गई उसका हिसाब किताब
वो पॉइंटिंग वेक्टर करता है। दिस इज द एक्चुअल पॉइंटिंग वेक्टर। अब ये है क्या वो समझाता हूँ। एक्चुअली ये यूनिट टाइम के अंदर, ये रहा यूनिट टाइम और यूनिट सरफेस से निकलने वाली टोटल एनर्जी है ये पॉइंटिंग वेक्टर। यहां से निकलता है पॉइंटिंग वेक्टर। अब शायद आपको याद आ जाएगा कि आखिर पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है। हालांकि मैं सब लिखा हूँ लाइन टू लाइन, बट ये फिजिक्स का समझना बहुत जरूरी था। तो अगर कोई इंसान आपको 50 रुपए देता है, आप 30 रुपए का सामान खरीदते हो, तो कंजर्वेशन लो तभी लगेगा जब आप उस 20 रुपए का हिसाब किताब दो। 30 रुपए का सामान तो सबको दिख रहा है कि 30 रुपए का सामान आया है, बट बचे हुए 20 रुपए अगर आप वापस कर दोगे तो हिसाब मिल जाएगा। बस यही तो हिसाब किताब कौन मिलवाता है? पॉइंटिंग वेक्टर। सो वे है S is a surface, S is a surface बाउंडिंग V वॉल्यूम। वो सरफेस है जिसको हम बाउंड कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा बाउंडिंग वॉल्यूम V। दिस इज द पॉइंटिंग थ्योरम। दिस इज द पॉइंटिंग थ्योरम। It is the work energy theorem. It is the work energy theorem of electrodynamics. Of electrodynamics. बस सिंपल सी बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम है जो ईडी में यूज में आती है। वरना यूजुअली वर्क एनर्जी थ्योरम तो मैकेनिक्स में काम में आती है कि वर्क और एनर्जी को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये ईडी में काम में आती है। द फर्स्ट इंटीग्रल the first integral on the right side, on the right side मतलब RHS is the total energy, is the total, मैंने सब लिखा है ताकि आपको बाद में भूलने की दिक्कत ना रहे। stored in the fields, फील्ड मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दी फील्ड्स मतलब एक तरह से ये टोटल एनर्जी है ना, मतलब कि ये एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड द टोटल एनर्जी। यहाँ पर U क्या है? एनर्जी डेंसिटी है, जो कल लिखाया था मैंने आपको। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। सिंपल सी बात है ना। द सेकेंड टर्म, ये इंपॉर्टेंट है सेकेंड टर्म जो हमारा मेन पर्पस है। द सेकेंड टर्म the second term represent the rate, ये अंडरलाइन कर लेना क्या रिप्रेजेंट करता है ये। रिप्रेजेंट the rate at which energy is, at which energy is transported मतलब बाहर निकल जाती है,
out of volume V of volume V across its boundary surface across its boundary surface by the electromagnetic fields by the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। सिंपल सी बात है, उस बाउंड्री से वो बाहर निकल जाती है ना। यही तो होता है पॉइंटिंग वेक्टर, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, pointing theorem says that pointing theorem says that the work done on the charges the work done the work done on the charges by the electromagnetic force by the electromagnetic force is equal to the is इक्वल टू दी, मतलब आप चाहो तो या ब्रैकेट में डी डब्ल्यू अपॉन डी टी लिख सकते हो। इस यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, लिख दो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, क्योंकि वर्क डन तो वही है ना जो किया हुआ है। इज इक्वल टू दी डिक्रीज इन एनर्जी डिक्रीज इन एनर्जी remaining in the field remaining in the field less the energy। देखो आप चाहो तो इसके ब्रैकेट में ना वो लिख सकते हो, ये चीज, ये वाली चीज ये लिख सकते हो आप नेगेटिव के साथ, क्योंकि हमने माइनस डी अपॉन डी टी सब लिखा है ना, वो यही चीज है। लेस द एनर्जी दैट फ्लोड आउट that flowed out through the surface और इसके ब्रैकेट में आप चाहो तो लास्ट टर्म लिख सकते हो, ये वाली टर्म डी एस वाली टर्म लिख सकते हो लास्ट। बस अब यहीं से डिफाइन करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। तो लिखो द एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो लिखाऊंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द एनर्जी पर यूनिट टाइम the energy per unit time per unit area the energy per unit time per unit area मतलब E upon TA energy per unit time transported by the field
transported by the field is called the pointing vector. Is called the pointing vector. सिंपल सी बात है, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोल देंगे, पॉइंटिंग वेक्टर बोल देंगे। अब पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली होता है S इज इक्वल टू E क्रॉस H। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। B बराबर म्यू एच होता है ना, तो अगर B की टर्म में लिखोगे तो म्यू बराबर H बराबर B अपॉन म्यू, तो ये हो जाएगा E क्रॉस B। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि पॉइंटिंग वेक्टर उस लास्ट टर्म में इंक्लूड है। बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बात सिंपल सी है, ठीक है। Thus the pointing theorem becomes thus the pointing theorem becomes dw upon dt is equal to minus ये हमने यू लिख दिया एनर्जी डेंसिटी माइनस, और ये हमारा हो गया एस डी एफ सरफेस एरिया। ये तो पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, है ना। ये तो हो गया पॉइंटिंग वेक्टर, और ये हो गया एरिया, सरफेस एरिया, है ना। दोनों एस अलग अलग ही बेटा, है ना, ध्यान रखना। नोट एक चीज का लिख लो आप लोग, अगर मान लो कोई वर्क नहीं किया गया तो इसका एक अलग ही फॉर्म बन जाएगा, है ना। पॉइंटिंग वेक्टर का एक अलग प्रकार का ही फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। लिखो, इफ नो वर्क इज डन ऑन द चार्जेस, इफ नो वर्क is done on the charges in volume V, in volume V मतलब अगर कोई काम मत करो, dw will 0 हो जाए, that is we are in a region, we are in a region, हम उस रीजन में हैं जहां पर कोई स्पेस ही नहीं हो, of empty space where there is no charges, जहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं हो। तो जब चार्ज ही नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। where there is that is ये अगर ऐसा हो जाए मान लो, तो फिर तो बड़ा मजा आएगा। फिर तो हमारे पास ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ हमारा ये हो जाएगा माइनस का क्लोज्ड इंटीग्रल एस डॉट डी एस। तो हम सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वो ये बोलती है कि आपको सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करना है तो आपको दिए गए वेक्टर का डाइवर्जेंस लेना ही पड़ेगा, तो वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम वॉल्यूम एक समान, तो इसको हम इधर ले लें एक तरफ, तो डी अपॉन डी टी वॉल्यूम वॉल्यूम एक समान हो जाएगा। तो ये u हो गया प्लस
डाइवर्जेंस ऑफ एस डी टू। अच्छा ये डी भी इधर एक मिनट डी टी इधर आ जाएगा अंदर, सॉरी इसको अंदर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डी अपॉन डी टी केवल यू का हिस्सा है ना कि डी एस का, है ना। तो u विच इज इक्वल टू जीरो। अब देखो डी तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो जीरो हो नहीं सकता, तो कौन जीरो होगा, डी यू अपॉन डी टी प्लस। तो ये ना बेटा एक बहुत शानदार चीज बनी है जिसे हम बोलते हैं एक तरह से कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो क्या बोल सकते हैं इसको, continuity equation. So this is the continuity equation. This is the continuity equation for energy density U for energy density U plays the role of charge density rho। देखो आपको मैं बताऊँ, अरे वो ऐसा होता है डी रो अपॉन डी टी प्लस डेल डॉट जे बराबर जीरो, एक्चुअल तो ये होती है। तो यहाँ जो यू है ना वो रो का रोल प्ले कर रही है, बस वही लिखा रहा हूँ मैं, प्लेज द रोल of charge density of charge density and S stands the part of and S stands the part of J, part of J, और S जो है वो J का पार्ट प्ले कर रही है। आप ब्रैकेट में जाओगे देख लो J क्या है यहाँ पे, करंट डेंसिटी। तो एक तरह से वो करंट डेंसिटी का रोल प्ले कर रही है। सो इट एक्सप्रेसेस local conservation of local conservation of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। कुल मिला के ये एनर्जी का कंजर्वेशन ही शो करती है। बस सिंपल सी बात है। अब हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है एनर्जी डेंसिटी का, जो हमारा अगला है। बेसिकली आप लोगों ने पॉइंटिंग वेक्टर देख लिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब जरा हम स्टडी कर लें उसमें काम में आने वाले यू का, यू मतलब कि क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मैंने कल भी चर्चा की थी बट थोड़ा सा और अच्छा चर्चा करेंगे आज। तो U बराबर मैंने कल भी आपसे कहा था कि बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होता है, और साथ में मतलब अगर निर्वात या वैक्यूम ना लो तो म्यू अकेला ले सकते हैं। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था मैंने कि B बराबर E अपॉन V होता है, या रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन E होता है। फिर इसको हमने पुट किया था, याद आ रहा हो तो मैंने कहा था एप्सिलॉन 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 लिखो, और फिर ई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब देखो अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालूं, तो एप्सिलॉन और एवरेज एनर्जी डेंसिटी के चलते ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, सपोज एक नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है हमारे पास ई नोड कोस समथिंग लाइक दिस, आई कैप, कहीं भी मान लो डायरेक्शन तो कुछ भी।
तो साइन या कोस की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास। और हम ये जानते हैं बेसिकली साइन हो या कोस हो, कंप्लीट रीजन के अंदर साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर का जो एवरेज होता है ना वो हमेशा 1/2 होता है, हमेशा याद रखना कंप्लीट साइकिल में। और अगर साइन और कोस होता है ना तो उसका जीरो होता है साइन और कोस का एवरेज हमेशा जीरो होता है, बट साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर का कोई भी एवरेज हो वो हमेशा 1/2 ही आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कंप्लीट साइकिल में साइन स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर हो उसका एवरेज है, तो ये याद रखना। एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसी से ऊपर भेज दे पॉइंटिंग मतलब इंटेंसिटी, पॉइंटिंग वेक्टर या इंटेंसिटी एक ही बात है, बट इंटेंसिटी और पॉइंटिंग वेक्टर में एक छोटा सा अंतर है, वो है एवरेज का। एक्चुअली इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी होती पॉइंटिंग वेक्टर ही है आई, बट प्रॉब्लम ये है कि वो पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज होती है, इतना सा अंतर होता है। चलो एवरेज निकाल के देखते हैं एक बार। देखो एवरेज निकालना है ना पॉइंटिंग वेक्टर का, तो एस जो होता है वो होता है 1/μ ई क्रॉस बी। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है ई नोड, कुछ भी मान लो कोस से साइन जो भी आपकी इच्छा हो, और आई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अगर आई कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आई के बाद में जे आता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ई के बाद में बी आता है, तो इसीलिए बी आ जाएगा, मतलब जे जे में आएगा ये। तो आई के बाद में जे, ई के बाद में बी, तो ये कहीं ना कहीं जे में होगा। तो फिर एस जो है ना हमारा काय में आना चाहिए, के में आना चाहिए। बॉम्बे स्टॉक, एस मतलब स्टॉक, तो ये किस में आना चाहिए, के में आना चाहिए। जरूर करके देखते हैं। सो कोस स्क्वायर, तो आई क्रॉस जे मतलब के क्या है। अब इसका एवरेज ले लो, और वही बात है, अगर ये एम्पलीट्यूड है बी नोड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड की फॉर्म में नजर आएगा ये आपको, ठीक है ना। तो वही चीज लेंगे, इसका एवरेज ले लो क्योंकि हमको इंटेंसिटी निकालनी है। तो 1/μ और रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन ई नोट स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, दैट्स इट। और कोई कोस स्क्वायर का तो 1/2 होता ही है। तो बस हो गया तुम्हारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला, विच इज द एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल टू 1/√2, सॉरी 1/2 याद रखना हमेशा, है ना। ये भी एक अच्छा है। अब जरा इसको थोड़ा सा हम लोग संभल के सॉल्व करते हैं। इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंसिडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, if electromagnetic wave incident per unit time per unit area per unit time per unit area, then energy density एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो भी चीज यूनिट वॉल्यूम में होती है ना वो डेंसिटी कहलाती है। मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। देखो मैं ना इसको एरिया वेरिया निकालने के पर्पज से अगर मैं सोचूं, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई सिलेंडर सिस्टम है, इसमें ये मान लेते हैं एरिया होता है। तो अगर इसको यूनिट कर दें, यूनिट मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर कर दें,
और लेंथ को हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर मान लें, बिकॉज टाइम जो है वो हमारा यूनिट हो जाएगा। तो एल सी बराबर क्या होता है, एल अपॉन टी। अब टाइम आपने यूनिट कर दिया तो जो एल है वो सी के बराबर हो जाएगा, सिंपल। तो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगी ना, वो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर अपॉन एरिया मल्टीप्लाई विद द लेंथ। अब यूनिट टाइम यूनिट एरिया करना है, तो टाइम तो आपने ऑलरेडी एरिया कर ही दिया क्योंकि आपने यहाँ पे एल लिया हुआ है। अब एरिया को यूनिट कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास एस अपॉन सी, ठीक है, एस अपॉन सी। तो इससे हमारे पास जो एवरेज निकलेगा, एवरेज ऑफ यू कितना था, 1/2। एवरेज ऑफ यू कितना, 1/2 एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/2 सी एप्सिलॉन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, याद रखना हमेशा, इन टर्म्स ऑफ सी एप्सिलॉन और ई नॉट स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटेंसिटी का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया, दो फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए। बाकी इंटेंसिटी को निकालने का नॉर्मल तरीका जो है वो यही है कि जो इंटेंसिटी होती है ना, जो इंटेंसिटी होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक तरह से पॉइंटिंग वेक्टर ही होता है, बट एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है हमेशा। तो पावर पर यूनिट एरिया भी होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। बिकॉज हम ये जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, विच इज द पावर। वैसे तो वर्क अपॉन टाइम होता है, बट वर्क और एनर्जी एक ही बात है, वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक लास्ट चीज़ और पढ़ लेते हैं आज की क्लास की, तो ये एनर्जी एनर्जी वाला सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम, आज का लास्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं बेटा, इनसे सवाल होंगे हमारे आगे, और सवाल इनसे बहुत आते हैं। आज की क्लास में मुझे बहुत सवाल आएंगे। खैर मोमेंटम का तो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, मोमेंटम बराबर होता है पॉइंटिंग वेक्टर अपॉन सी स्क्वायर। सो एवरेज मोमेंटम क्या हो जाएगा, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर अपॉन सी स्क्वायर। और एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है वो तो आपको पता ही है, 1/2 एप्सिलॉन ए नॉट स्क्वायर अपॉन सी, दैट्स इट। तो आज की क्लास इतनी लेंगे हम लोग, ज़्यादा हम करेंगे नहीं। अब कल की क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन। कहाँ पर पढ़ना है, कंडक्टिंग मीडियम में या फिर डिस्पर्सिव मीडियम में। हम लोगों ने नॉन कंडक्टिंग में पढ़ लिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। अब हम कंडक्टिंग मीडियम में पढ़ेंगे, मतलब डिस्पर्सिव मीडियम में क्या उसका प्रोपोगेशन है, कैसे अटेन्यूएशन होता है, कैसे प्रोपोगेशन होता है, दोनों बात समझेंगे। गुड कंडक्टिंग केस, बैड कंडक्टिंग केस, स्किन डेप्थ, है ना, वो सारी बातें हम कल समझेंगे इस चीज को लेते हुए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, डोंट मिस। हम लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।